अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप सबके रिक्वेस्ट पे ये इस वीडियो सीरीज़ की तीसरी वीडियो रहेगी जिसमें हम लोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसमें आज उसकी एक तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी पड़ी होंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। Who among the following not only captures the agony of modern man but also touching the sensitive issues of the contemporary issues? तो इसमें ये बता रहा है कि इन चारों में से जो राइटर के नाम आपको दिए गए हैं ऑथर के, इनमें से कौन ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने न सिर्फ एक आम आदमी की जो मॉडर्न मैन है, जो आधुनिक इंसान है, उसकी एगोनी को, उसके दर्द को कैप्चर किया है अपने वर्क में, बल्कि उसके साथ-साथ जो कंटेम्परेरी सोसाइटी रही है उस दौर की, उसके जो सेंसिटिव इश्यूज़ रहे हैं, उनको भी उन्होंने हाइलाइट किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर्ची हचिंसन। तो ये आर्ची हचिंसन जो आपके ऑथर हैं, द पेस फॉर लिविंग इन्होंने लिखा हुआ है और ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने पेस फॉर लिविंग लिखी हुई है और इसमें इन्होंने कैप्चर किया है एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन को, जो एक मॉडर्न मॉडर्न मैन का जो दर्द है उसको इन्होंने इट ट्राइज टू जस्ट ब्रिंग आउट हाउ द फास्ट मोमेंट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने एक पार्टिकुलर नॉवेल देखा था डबलिन में और वहाँ पर जाकर के जो चीफ कैरेक्टर था वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था जो एक आयरिश कंट्री का रहने वाला था। तो ये स्टोरी आपने ज़रूर पढ़ी होगी। तो इसके बाद हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है चारों में इन कंटेक्स्ट टू गिल्लू रिटन बाय महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के द्वारा जो गिल्लू लिखी गई है उसमें से आपको इन चारों में से कोई एक करेक्ट स्टेटमेंट है जो आपको निकालना है। तो इनके वर्क जो हैं वो इसमें दिए गए हैं दीपशिखा, यमा, निहार और जयदेवा। तो ये पहला ऑप्शन था। दूसरे में थ्री क्रोज असल्टेड गिल्लू, 3 जो कौवे थे उन्होंने गिल्लू को हमला करके उसको घायल कर दिया। और तीसरा जो ऑप्शन है गिल्लू फेवरेट फूड वाज यहाँ पे गाजर का हलवा हो सकता है एंड काजू। तो ये तीसरा ऑप्शन ये था। और आपका फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है गिल्लू वुड लाई पोस्टेट ऑन द सुराही केप नियर ऑथर। तो गिल्लू क्या करती, एक सुराही रखी हुई थी मिट्टी का मटका और वहाँ पे जाके ऑथर के पास में वो बैठ जाती। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें गलती कहाँ पे है, ये जयदेवा इन्होंने नहीं लिखी है, बाकी ये दीपशिखा, यमा और निहार महादेवी वर्मा जी ने लिखी हुई है। 3 कौवे की जगह पे 2 कौवे ने उसको असॉल्ट किया था और गिल्लू का फेवरेट फूड जो है वो काजू था, न कि बादल का हलवा। तो इस तरह से ये एलिमिनेशन मेथड से अगर आपने डीपली स्टोरी को थॉरोली रीड किया हुआ है तो आप क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अगर यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे तो बहुत सारे एक कॉमन क्वेश्चन होंगे जो हर एक जो भी चैनल्स हैं उन लोगों ने बताए हुए हैं, पर ये क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है जो आपके डीपली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैंडिडेट का दिमाग ये घुमा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू द पेस फॉर लिविंग। तो अगेन हमें देखना था गिल्लू के बाद से हम देखते हैं द पेस फॉर लिविंग के बारे में क्या स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। आर्ची हचिंसन वाज सॉ अ प्ले इन डबलिन। तो इन आर्ची हचिंसन ने कहाँ पे देखा था, तो लंदन में देखा था क्या जो उन्होंने प्ले देखा था, ये आपको बताना है। एंड एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज लिविंग इन बिग सिटी। तो क्या जो बूढ़ा मक्के का व्यापारी था वो बड़े शहर में रहता था, या कॉर्न मर्चेंट वाज नॉट अ मैन ऑफ एंजाइटीज, जो था उसको चिंता किसी तरह की नहीं थी क्या। या लास्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लाइफ। तो लेखक के अनुसार जो स्लो थिंकर्स हैं, जो धीरे स्लो सोचने वाले हैं, मतलब जिनका माइंड कम काम करता है या अपने दिमाग को वो उतना तेजी के साथ नहीं चला पाते जितना कंपेरेटिवली बाकी लोग करते हैं, तो क्या करते हैं, आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लाइफ। तो उनको जीवन जीने में, जीवन बिताने में वो एक तरह से असहाय और मजबूर महसूस करते हैं। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो आपके कहाँ पे यहाँ गलतियाँ हैं, यहाँ पे देखेंगे आप। आर्ची हचिंसन ने जो प्ले है वो कहाँ देखा था, डबलिन में देखा था, न कि लंदन में देखा था। एंड एल्डरली कॉर्नमर्चेंट जो था आपका वो बिग सिटीज में न रह करके स्मॉल सिटी में रहता था, जो कि एक आयरिश कंट्री का टाउन था। एंड आपका कॉर्नमर्चेंट वाज नॉट अ मैन ऑफ एंजाइटी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ही वाज द मैन ऑफ एंजाइटीज। आपके बुक में दिया होगा कि ही वाज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज
हिज हार्ट वाज डिकी, डिकी कहते हैं कमजोर को, उसका दिल जो था वो कमजोर था, एंड हिज निफ्यू वाज चीटिंग हिम। तो इस तरह से अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर। वेनिस एंड एडोनिसिस, वेनिस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन द स्टांजा ऑफ। तो ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई जो है वेनिस एंड एडोनिस, इसको कितने स्टांजाज में लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 6 लाइंस के स्टांजा की जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली ये 1592 और 1593 के आसपास में ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था, और 6 लाइंस के स्टांजा में, और इट कंसिस्ट ऑफ टोटल जो है 1194 लाइन है इसमें, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ओविड मेटामोरफोइज। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड हर अट्रैक्शन टू अ मैन ऑफ ऑन अर्थ। तो ये हमने देख लिया वेनिस एंड एडोनिस के बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर? तो इसमें विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी नेम बताना है आपको, जो उनकी एज थी, किस एज में वो जाने जाते हैं। क्या वो विक्टोरियन एज के हैं, रोमांटिक एज के हैं, एलिजाबेथन एज के हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विलियम शेक्सपियर के बारे में हम जब जानते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथन एज से वो बिलोंग करते हैं। द लिटरेरी नेम ऑफ एज ऑफ शेक्सपियर जो है वो मेंशन की गई है एलिजाबेथन एज के बारे में, बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जो वहाँ की उस दौर की समकालीन जो कंटेम्प्रेरी क्वीन थी एलिजाबेथ, तो उस दौर में ये अपनी लिखावटें का किया करते थे, तो इस अकॉर्डिंग इनको एलिजाबेथन एज का कवि माना गया है। 5 के बाद है लेसिडास वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। तो ये लेसिडास जो लिखी है, किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने। तो ये एक तरह की पेस्टोरल एलेजी थी, एंड इट वाज रिटन इन द ईयर ऑफ 1637, 1637 में इसको लिखा गया था। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एडवर्ड किंग के मेमोरी में इन्होंने लिखा था। तो एडवर्ड किंग के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। वो मिल्टन के एक दोस्त थे जो एंड हु हैज़ अ प्रॉमिसिंग यंग मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, जो उनके पास में इंटेलिजेंस काफ़ी था और मिल्टन इनको बहुत पसंद करते थे। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी एडवर्ड किंग की, तो उनकी याद में इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड, तो जो लेसिडास जो था, इन्होंने मिल्टन ने लिखा था, जो कि एक पेस्टोरल एलिजी थी, और ये इट वाज रिटन इन द ईयर ऑफ 1637। हु हैज़ क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर रोजी इन हिज नॉवल? तो ये आपका एक कैरेक्टर है, ये किरदार है जो कि बहुत मशहूर था। जो ये आपका क्वेश्चन है कि इसको किसने लिखा था? राजा राव ने, आर के नारायण ने, मुल्क राजानंद या अमिताभ घोष ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोजी इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ नॉवल द गाइड, लिखा गया था आर के नारायण के द्वारा। तो ये रोजी जो कैरेक्टर है, ये आपका द गाइड से लिया गया है, जो कि आर के नारायण ने लिखा था। और इन्होंने रोजी का कैरेक्टर को एक टिपिकल इंडियन वुमेन के तौर पे लिखा था, जो अपने हस्बैंड से लव करती है डिस्पाइट हिज एपेथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, एंड बीइंग ग्रेटफुल टू हिम फॉर मैरिंग अ वुमन हु बिलोंग टू फैमिली ऑफ डांसर्स डेडिकेटेड टू टेम्पल्स। तो ये आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। इसको 2 बार रिपीट हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइटर ऑफ द फन दे हैड इज। तो ये एनसीईआरटी की 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है आपका। तो मुझे लगता है कि आप पहले तो एससीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, जो भी बीपीएससी, टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब आपका एससीईआरटी चैप्टर वाइज और एमसीक्यू वाइज वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं एनसीईआरटी को पढ़ना। एटलीस्ट कम से कम आप एमसीक्यू तो कर ही लें, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना लें, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का इश्यू ना हो। क्योंकि केवीएस के एग्जाम में भी बताया गया था कि एनसीईआरटी को पैटर्न से क्वेश्चन आ सकते हैं, और केवीएस जो इस साल हुआ है उसमें 6 to 10 मतलब 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी दोनों से क्वेश्चन रहेंगे, एंड आपका जो एक टीचर का लेवल है वो स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो उसके के हिसाब से आप सिर्फ एससीईआरटी पे रिलाई ना हो, ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। तो हमने देख लिया राइटर ऑफ द फन दे हैड, इसके जो लेखक हैं वो हैं इज़ैक एजुमेव। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी वो है, वो करेक्ट हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ फन दे हैड
इज सेट इन, तो ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, ये किस में सेट की गई है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में या नन। तो ये आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये फ्यूचर में है, मतलब 150-200 साल आगे की स्टोरी बताई गई है, जिसमें दो लड़कियां रहती हैं और वो काफ़ी अपनी स्टडी जो करती हैं वो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जो आजकल तकनीकें काफ़ी विकसित हो रही हैं, उसके दिशा में उन लोगों ने अपनी पढ़ाई की थी। और उनको हमारे जैसे आपके जैसे ट्यूटर नहीं होते थे उस दौर में। जब स्टोरी को फ्यूचर में सेट किया गया है तो वहाँ बताया गया है कि वो सारा काम उनका रोबोट करता है। इवन उनका होमवर्क चेक करना, उनको क्लास में टास्क देना या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, घर पे आना, ट्यूशन देना, वो सारा रोबोट करता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 11, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। तो कमला दास जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो इनकी जीवनी है, जो इन्होंने अपने से लिखी हुई है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई स्टोरी जो है, इट इज़ द लिटिल ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक रिटन बाय कमला दास। फर्स्टली द बुक वाज पब्लिश इन मलयालम, और उसके बाद इसको टाइटल किया गया है एंते कत्थन इन 1976। तो 1976 में जो है इसको पब्लिश किया गया था मलयालम में, जिसका टाइटल था एंते कथा। और ये आपका अगर इसको इंग्लिश में आप याद रखना चाहें तो माई स्टोरी, एंड मलयालम में याद रखना चाहें तो एंते कथा, जो कि 1976 में 1976 में पब्लिश की गई थी। द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज इन द यूएसए वाज। तो ये चारों में से कौन से ऐसे इंडियन ऑथर हैं जिनको बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत इज्जत वाला सम्मानजनक जो पुलिट्जर प्राइज है वो यूएसए में दिया गया था। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज झुम्पा लाहिरी। तो झुम्पा लाहिरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो इनकी पर्सनालिटी थी, ही वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर द फिक्शन ऑफ हर बुक इंटरप्रेटर्स ऑफ मालडीज। इन दो ये 2000 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंटरप्रेटर्स ऑफ मालडीज। और इनका फर्स्ट नॉवेल था द नेम स्नेक करके, जो अडॉप्ट किया गया था इन्होंने एक मूवी से जिसका नाम था मीरा नायर। तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं, पहली ऐसी भारतीय जिनको इंडियन ऑथर जिनको प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज मिला था यूएसए में, जिनका नाम है झुम्पा लाहिरी। अब कुछ क्वेश्चन है आपके एंटोनिम और सिनोनिम्स थे। तो यहाँ पे एंटोनिम बताना है आपको ऑस्पिशियस का। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है बहुत ही शुभ, जिसको आप कह सकते हैं मांगलिक या शुभ, जिसको बहुत अच्छा माना जाता है। और इसका जब एंटोनिम आपसे जाएगा तो ये चारों में से जो ऑमनियस है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा विलोम शब्द, जिसका मतलब होता है अमांगलिक या अशुभ। तो ऑस्पिशियस मतलब कहते हैं ना, जब हम कुछ इनविटेशन किसी को देते हैं तो यू आर वेलकम एंड इनवाइटेड ऑन द ऑकेशियस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ऐसे करके जो भी ओकेजन होता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ओमनिश। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आर्टिकल लगेगा, ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर। तो यहाँ पे डैश ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर। तो यहाँ पे किसी तरह के आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉन आर्टिकल, क्योंकि ब्रेड जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है और इस तरह से ये यहाँ पे क्या बनता है, इंडेफिनिट बनता है। सो नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर हियर। अब ये आपको बताना है टू डील इन समथिंग मीन्स, अगर किसी चीज़ में डील करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग और टू ट्रेड इन समथिंग, किसी चीज़ में व्यापार करना, टू बी अबाउट समथिंग और टू हैंडल समथिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ट्रेड इन समथिंग। अगर किसी चीज़ में व्यापार करते हैं तो उसकी जगह पे हम टू डील इन, यानी बिजनेस में ये करना, टू ट्रेड इन समथिंग, दैट इज टू डील इन, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद मीनिंग ऑफ इडियम इन कोल्ड ब्लड। तो इन कोल्ड ब्लड जो है इस इडियम का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके, इरादतन अगर कोई काम किया जाता है। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब भी वही होता है, डेलिबरेटली, दैट इज शोइंग नो पैशन विदाउट इमोशन, या जानबूझ के किया गया कोई कार्य, जिसको हम इन कोल्ड ब्लड कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूज। तो यहाँ पे बिहेवियर के साथ में हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे ये आपको बताना है। एक्चुअली यहाँ पे फ्रेजल वर्ब जो है एडमिट ऑफ समथिंग होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेज। ऑफ किस लिए लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे टू शो समथिंग दैट पॉसिबल और प्रोबेबल एज अ सॉल्यूशन। तो आपका जो बिहेवियर है डज नॉट एडमिट, नहीं करता किसी तरह के एक्सक्यूज को, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है ईडीएम है योमेंस सर्विस।
इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपके क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके अलग अलग नेशनल लेवल की जो स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी जेट हुआ, हरियाणा टेट हुआ, दिल्ली ट्रिपल एस बी, और इस तरह के केवीएस एनवीएस वगैरह के जो टीजीटी एंड पीजीटी के एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ये सारे क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेशली आपके टीचिंग एग्जाम के लिए। तो योमैन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क, यानी कि अगर कोई बेहतरीन काम करते हैं, वेरी गुड हार्ड एंड वैल्यूएबल वर्क फॉर समथिंग that is especially to support a cause, to help a team, etc. That is called yeoman service. 19 नंबर, व्हाट इज प्लेजियरिज्म? तो इसको हम प्लेगियरिज्म नहीं पढ़ेंगे, प्लेजियरिज्म कहेंगे। तो प्लेजियरिज्म क्या होता है? लिटरेरी थेफ्ट, अगर कोई लिटरेसी में चोरी की जाती है, किसी एक राइटर के वर्क को अपने वर्क के तौर पे दर्शाया जाए या उसकी चोरी की जाए, तो इसको हम अंग्रेजी में साहित्य में प्लेजियरिज्म कहते हैं। रेफरेंस फ्रॉम हिस्टोरिक इवेंट्स, पर्सनालिटी और आर्टिस्टिक वर्क, तो इसको क्या कहा जाएगा ये बताना है आपको, तो इसको हम एल्यूजन कहेंगे। रेफरेंस फ्रॉम हिस्टोरिक इवेंट्स और पर्सनालिटी और आर्टिस्टिक वर्क। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक ड्रामा, तो यहाँ पे द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक ड्रामा, इसको हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा पेरिपेटिया। तो पेरिपेटिया को क्या कहते हैं? द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक ड्रामा, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अ पोएम दैट कैन बी संग लाइक अ सॉन्ग, एक ऐसी कविता, एक ऐसी पोएम जिसको हम एक गाने की तरह गा सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इसको ओड कहा जाता है, आप याद रखेंगे। अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म इन अ ह्यूमरिस्ट वे, एक ऐसी लंबी जो नैरेटिव पोएम होती है, कविता होती है, विच इज बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म, जिसको हम क्रिटिसिज्म के तौर पे बेस्ड कर सकते हैं, और ये बहुत ही हास्यपद वे में, एक ह्यूमरिस्ट वे में होती है, इसको हम मॉक एपिक कहेंगे। मॉक एपिक को आप याद रखेंगे ऐसे। हु ऑथराइज द नॉवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो जो द फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो नॉवेल है, इसको किसने लिखा है, किसने ऑथराइज किया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, तो ये द फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है आपका लिखी गई है आर के नारायण जी के द्वारा, और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है आर के नारायण जी ने लिखी थी, और ये बताती है आपकी डायमेंशन जिसमें इंडियन कल्चर उस दौर में, जिसमें आपके मटेरियलिज्म के बारे में बात की गई है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने मटेरियलिज्म को इन्फ्लुएंस किया है स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो इसके बारे में द फाइनेंशियल एक्सपर्ट लिखी है किसने? आर के नारायण जी ने। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एंग्री रिवर इज रिटन बाय, तो एंग्री रिवर जो आपकी लिखी गई है, ये आपके इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी है। तो रस्किन एंग्री रिवर जो है 1972 में लिखी गई थी, ये एक बच्चों की नॉवल थी, चिल्ड्रंस नॉवल बाय इंडियन ऑथर रस्किन बॉन्ड एंड इलस्ट्रेटेड बाय ट्रेवियर स्टबले। इट वाज पब्लिश इन इंडिया एंड इंग्लैंड एंड ट्रांसलेटेड इनटू डच, फ्रेंच एंड हिंदी। तो सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था 1972 में भारत में और इंग्लैंड में, और इसका ट्रांसलेशन किया गया था डच में, फ्रेंच और हिंदी में। और रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इनकी पैदाइश जो हुई थी 19 मई 1934 को हुई थी, एज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, एंड ही लिव्स इन द विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन द लंदन Landor, Mussoorie in India, and he was awarded with Sahitya Akademi Award in 1992। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इनको 1992 में, माफ़ कीजिएगा, 1992 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि ये शुरू में इनकी ये रहते थे, he lives with his adopted family, मसूरी एक जगह है इंडिया में, वहाँ पे रहते थे, एंड हिज नॉवेल इन इंग्लिश उन्होंने लिखी थी। ही वॉज अवार्डेड द पद्म श्री इन 1999 एंड द पद्म भूषण इन 2014। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड भी इनको दिए गए हैं जो आप याद रखेंगे। साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में, और आपका इनको पद्मश्री अवार्ड 1999 में, और आपका पद्म भूषण अवार्ड जो है 2014 में, ये आप याद रखेंगे, और चाहे आप तो इसको नोट्स बना सकते हैं। तो ये हमने कोशिश की एक छोटी सी वीडियो अपलोड करने की, जिसमें कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे जो आपके अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद इस वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।